विनोद, थोड़ा क्रिकेट का भी सीजन चल रहा है ना, चुनावी सीजन भी है, आईपीएल भी चल रहा है। अब मैच चल रहा है और मैच में अगर आप वी में, जो कहते हैं ना क्लासिकल क्रिकेट वाले कमेंटेटर्स, कि वी में अगर आप खेलें तो चौका भी छक्का भी बढ़िया अगर आप मार रहे हैं फ्रंट फुट और आप फ्रंट फुट पर खेलकर वी में लगातार मारे जा रहे हैं, पर उसमें फिर आप रिवर्स स्वीप जैसे थोड़े आक्रामक तेवर अख्तियार करें और आउट हो जाएं। बीजेपी वी में खेले कि भाई हमने एक लाभार्थी जाति है, हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, सबसे तेजी से विकास दर वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, इतने जनधन खाते, इतना फलाना, इतना दिकड़ा, इतने मकान, इतने दुकान, इतनी सड़कें, वो वी से निकलती दिख रही है क्या बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उससे ज़्यादा भरोसा उनको ये है कि भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव को ले जाया जाए, क्योंकि 2019 का चुनाव पूरी तरह भावनात्मक मुद्दे पर लड़ा गया और अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, 2014 का जब चुनाव हुआ तो उस वक्त मोदी जी को ये नहीं बताना था कि हम क्या कर चुके हैं, उनको ये बताना था हम क्या करेंगे। तो करेंगे पे तो हुआ 2014 का चुनाव, और मनमोहन सिंह की सरकार की नाकामियों से लोग नाराज थे। 19 का चुनाव पूरी तरह भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा गया। वो पुलवामा और बालाकोट के बाद जो राष्ट्रवाद का ज्वार उठाया गया, वो देखिए ना, सारे जो शहीद थे उनकी पोस्टर्स बाकायदा जो है मंच पे लगाए जाते थे, पूरी तरह भावनात्मक का चुनाव था। अब 2024 का चुनाव दरअसल उपलब्धियों पर होना चाहिए और आगे की योजनाओं पर होना चाहिए। अब अगर वो बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देखें तो उसमें कोई ऐसा, वो यूसीसी ले आएंगे पूरे देश में, जो है सीए खत्म नहीं होने देंगे, यही सब है, कोई ऐसा उसमें विजन जैसा नहीं दिख रहा है। और जहां तक इसकी बात है कि पूरे चुनाव में अपनी उपलब्धि, शुरू में देखिए जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था अपना प्रचार और चुनाव घोषणा से पहले उन्होंने अपना पूरी एक पुस्तिका निकाली और अपने सारे जो है वो बताए थे, बल्कि एक साल पहले से उन्होंने अपनी उपलब्धियों की बात बताना शुरू कर दिया था। और विकसित भारत की गारंटी यात्रा जो शुरू की थी, वो यात्राएं निकलनी शुरू हुई थी। लेकिन अचानक धीरे धीरे चुनाव जो है ये भावनात्मक मुद्दों पर ले गए, और जो पुराना उनका जो टेस्टेड फार्मूला है हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो है, वो चुनाव जिस दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा, मुस्लिम लीग की छाप बताई, उसी दिन से तय हो गया था कि इस चुनाव को पूरी तरह से वो ध्रुवीकरण पर ले जा रहे हैं। और इस माहौल में वो आग में घी डालने का काम विपक्ष भी कर रहा है क्या, या उस नैरेटिव में वो भी फंस रहा है? वो इन्हीं चीजों के जवाब दे रहा है जो प्रदीप सिंह कह रहे हैं। मुद्दों की तो भरमार है, उन मुद्दों को पकड़कर उन पर डटे रहना। जैसे अब मैं यहां एक उदाहरण देता हूं, 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ बिहार का, और डटे रहे, अड़े रहे बेरोजगारी के मुद्दे पर। सरकार नहीं बना पाए तेजस्वी, लेकिन 79 सीटों के साथ 243 में वो सबसे बड़ी पार्टी बने, बीजेपी से बड़ी और जेडीयू से भी। मुझे लगता है हम लोग शायद फॉलो नहीं करते हैं राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को। उनके हर भाषण में बेरोजगारी, हर भाषण में जो 5 न्याय हैं जिन पर 1 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को देंगे, क्या क्या, सब मीडिया में वो कवरेज नहीं मिल रही। मीडिया नहीं करे तो ये तो जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं तो लगातार यूट्यूब पर फॉलो करता हूं। आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर और जातीय जनगणना, ये जो मुद्दे शुरू से लेकर के चल रहे हैं वो लगातार उस पर जोर दे रहे हैं। अब हम उसको न देखें न समझें, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। अब आप एक भाषण निकाल के दिखा दीजिए इन नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, अखिलेश यादव का भाषण निकाल के दिखा दीजिए जिसमें इनकी चर्चा ना हो इन मुद्दों की। नहीं, इसमें फिर मैं प्रदीप सिंह के आर्गुमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। 2014 का नजारा याद कीजिए, बहुत हुई रसोई गैस की मार, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर जाती थी, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब वो पेट्रोल डीजल के दाम 16 बार क्या एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ी थी, आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 70 के करीब भी आ गए थे कच्चे तेल के दाम, $70 प्रति बैरल। 1 रुपया 1 पैसा नहीं दाम घटे, उसको मुद्दा बना पाई है क्या? ये बीजेपी विपक्ष में होती तो सड़कों पर तांडव हो चुका होता है इन मुद्दों को। देखिए, बीजेपी विपक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, बीजेपी विपक्ष में बहुत अच्छा सड़क पर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेके जाती थी तो वो चुनाव का टाइम नहीं था, वो पहले जाती थी। चुनाव के समय सिलेंडर लेके नहीं जाती थी। तो अब चुनाव है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। लेकिन हर भाषण में मैं बार बार तो कह रहा हूं, विपक्ष के आप उम्मीदवारों को देख लीजिए, उनके जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उनमें आप देख लीजिए, सब में मुद्दे हैं। अब जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि अगर पुलवामा हुआ था उस समय बीजेपी अगर होती तो क्या नतीजा होता। भाई 2008 में बम्बई अटैक हुआ था और 2009 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत के लेके आई थी, तब कौन सा बीजेपी ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लिया था?
2008 में मुंबई अटैक को। मुंबई अटैक को पुलवामा अटैक से कमजोर था क्या? उससे ज्यादा भयानक था। और नवंबर में हुआ था, मई में चुनाव हुए नहीं, थे। पुलवामा का अप्रैल में। मुद्दा तो वो बनाने की कोशिश की, पर उसमें बालाकोट का हाँ, जवाब भी बालाकोट हो नहीं, मैं गया। ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग बीजेपी को भी बहुत ज्यादा वो दे देते हैं, बीजेपी विपक्ष में होती तो ये कर लेती। हर चीज का एक पूरा वातावरण होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2008 में जब हुआ मुंबई अटैक, उसके बाद 2009 में चुनाव हुए, 6 महीने के अंदर ही अंदर, ठीक और है। कांग्रेस चुनाव जीत गई। छोटा सा 2006 क्योंकि आपने प्रदीप जी से ये सवाल पूछ लिया, छोटा सा नहीं, मैंने कमेंट एक चाहूंगा। उदाहरण दिया दो है बड़े दूसरे विश्लेषक, अभी चुनावी विश्लेषक खामोश बैठे हैं। प्रदीप जी, सही मुद्दा उठाया विनोद अग्निहोत्री ने। बात होती है क्रेडिबिलिटी की। 2008 के मुंबई हमले को बीजेपी मुद्दा इसलिए नहीं बना पाई कि उससे पहले कांधार और संसद पर हमला हो चुका था। लोगों को लगा कि ये इनको अगर हटा के इनको ले आए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, कोई अंतर नहीं आने वाला। तो बात मुद्दा बनता है जो मुद्दा उठाने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी पर। 2009 में बीजेपी की क्रेडिबिलिटी नहीं थी उस मुद्दे पर, इसलिए नहीं बना पाई। तो मतलब भरोसे की बात आप कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।